नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं आरओ या रोगा और आपका ड्रीम है आरओ एग्ज़ाम देना, यानी जो 2024 का जो एग्ज़ाम अभी देखा जाए तो तारीख तय होने वाली है और एग्ज़ाम कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने हो जाएगा। तो बेसिक जो नीड होती है कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपकी डायरेक्शन बेस्ट नहीं है तो सफलताएँ आपको नहीं मिलेंगी। तो पहली प्रायोरिटी बनती है कि आपके पास किस रिसोर्स का आप लोग चयन कर पा रहे हैं। तो आइएगा बहुत कम समय में समझेंगे कि अगर आपने अभी तक अपनी आरओ की तैयारी को कर लिया है या करना स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। अगर आरओ के लिए हम लोग बात करें तो कौन-कौन सी बुक लिस्ट तुम्हें फॉलो करनी है आप लोग। आपने पीसीएस का पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का, किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके लिए आपको कुछ एडवांस चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जान सकते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम बहुत जल्दी अब होने वाला है। अगर आप नेक्स्ट टाइम भी आरओ का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए भी ये बुक लिस्ट क्या है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ से लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, तो आप देखेंगे इस बार के पेपर में लगभग देखा जाए तो लगभग 50-60 क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिले थे, जहाँ पर कथन कांड से देखने को मिले। मतलब वन लाइनर की जो भूमिका है लगातार घट रही है। प्रश्नों की पूछने की भूमिका जो है तथ्य या इसके अलावा मैचिंग वाले कुछ ऐसी क्वेश्चन भी जो क्रोनोलॉजी सिस्टम में जो बिल्कुल डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब भी किसी प्रश्न को लेकर आपके पास कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई फैक्ट क्लियर नहीं है, अप्लाइड पार्ट क्लियरिटी नहीं है, तो आप उस प्रश्न को करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रॉपर वे में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी वेस्ट होनी चाहिए और उस पे फॉलो करने के लिए आपको डेली प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें आरओ बनने के लिए, तो आरओ का सपना अगर आपका ड्रीम है कि भाई मुझे आरओ क्रैक करना है इस बार में किसी भी कंडीशन में, तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते साहब प्री और प्री तैयारी कर लें। प्री के साथ आपको मेंस को भी इंटरलिंक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई इतना अंतर आता नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे इस जीएस का सापेक्ष में, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 140 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, यहाँ पर जो 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग सिमिलर सेम है। इसमें कोई भी सिलेबस अलग नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम है। इसके अलावा अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो इस हिंदी का जो एरिया है ये भी 60 नंबर का, ये भी 60 नंबर का है। थोड़ा-सा चीज़ें चेंजिंग की गई हैं जो कि क्या है, कन्वेंशनल पार्ट है। यहाँ पर लेटर राइटिंग है, सारांश कैसे निकालते हैं या गद्यांश में शीर्षक कैसे निकालते हैं, है ना? ये सब चीज़ें लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, शासकीय, अशासकीय, ज्ञापन, स्मारक पत्र कैसे होते हैं, कुछ ट्रांसलेट करवाता है। और लास्ट में जो बचता है जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये डिफरेंस देखने को मिलता है। आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो और मेंस की तैयारी भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है? 200 नंबर का यहाँ से प्रीलिम्स है, 400 नंबर का आपका मेंस है। इस एरिया में 120 नंबर का तो ऐसे ही रहा। 100 नंबर का ये रहा कन्वेंशनल पार्ट और 60 नंबर की बेसिक हिंदी रही। 120 नंबर का ये रहा और ये भी कितने का रहा, 60 का रहा, देख लीजिएगा। तो अगर हम ये देखें तो आपका टारगेट क्या है? भाई लास्ट ईयर के ट्रेंड को हमने पेपर से आपस में इंटरलिंक किया गया, तो आप समझ पा रहे होंगे मेरा कट ऑफ कितना जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, ये सिलेबस है प्रीलिम्स का, जीएस का, यही सिलेबस क्या है, मेंस के जीएस का सिलेबस है। हमारी रणनीति क्या है? आधार पर देखा जाए तो 2023 में जो पेपर हुआ था, 24 में जो पेपर हुआ है 11 फरवरी को, उस 11 फरवरी के पेपर में अगर हम लोग एनालाइज करके देखें, तो हिस्ट्री के आपको यहाँ पर 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यानी एक एरिया है जहाँ से कितने-कितने प्रश्न देखने को आए। 140 क्वेश्चन जीएस में यहाँ पर हमें दिखाई दिए थे। ऐसे ही से सेकंड में 60 क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहाँ जीएस में ये ज़रूरी है कि हमारे पास फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, यूपी स्पेशल से या साइंसेस से कितने प्रश्न आ रहे हैं। इस बार तो वैसे यूपी पीसीएस ने नगण्य भूमिका कर दी, लेकिन ये ना सोचें कि अगली बार भी नहीं आएगा, हो सकता है कि रिटर्न होके वो मार जाए। तो आपको तैयारी को पूरा कंप्लीट सिलेबस के अनुकूल करना है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि लास्ट ईयर का ट्रेंड अगर हम लोग ये देख लें कि भाई हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, 23 थे, 19 थे, 22, 25 थे, 21 थे, तो लगभग एक एवरेज रहता है कि 20 से 25 के बीच में हिस्ट्री का एक वेटेज रहेगा। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल है या मैथ्स या रीजनिंग का पार्ट है, वो कितना-कितना एरिया रहता है जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। अगर इसी भूमिका में जाएँ तो जीएस में यहाँ पर हिंदी के सापेक्ष में भी 6 टॉपिक हैं, तो ये भी आपको रेडी करना है क्योंकि पूरा एक वोकैब है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, अब आपका सपना है एग्जाम, मान के चलो लगभग 90 डे के अराउंड हम लोग मान लेते हैं कि इतना टाइम बचा हुआ है, क्योंकि इस टाइम में आपको पता है कैलेंडर बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो आप एक प्लान सेट कर लीजिएगा अपने लिए कि मुझे 90 डे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस, इन्वायरमेंटल सबको कवर करना है। बट जब तक उस टाइम को, चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, आप कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्लान सेट कर लो अपना कि 90 डे में मुझे पूरा सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी लगाने हैं, सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को लेके बैठेंगे आप लोग, तो एंशिएंट हिस्ट्री को 5 दिन दे दीजिएगा, 5 दिन में कवर कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि एक दिन लगातार 5 दिन पढ़ रहे हो, यानी उसको टाइम बाउंड कर लो कि 2-3 घंटे पर डे पढ़ूंगा और 5 दिन में हिस्ट्री खत्म कर लूंगा एंशिएंट वाली। क्या पढ़ना सब बताऊंगा। ऐसे ही मिडावल को भी आप लोग कवर कर लो कि मुझे 5 दिन में मिडावल कवर करनी है, उसको भी टाइम में कन्वर्ट कर लो। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री को 12 दिन में कवर कर लो और यहाँ से आर्ट एंड कल्चर को 2 दिन में। तो यानी कुल मिला के आप देखेंगे तो लगभग ये 24 दिन का आसपास का टारगेट है, जिससे हिस्ट्री आपकी पूरी अच्छे से कवर हो जाएगी।
एक दिन में हिस्ट्री ही नहीं पढ़नी है पूरी। अब अपनी टाइमिंग को 10-12 घंटे अगर पढ़ते हैं तो उस टाइमिंग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे ज्योग्राफी, इस तरीके से 5-5 दिन में कवर करना है। इसी प्रकार से अगर ज्योग्राफी में जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी को 12 दिन दे दीजिएगा। इस 12 दिन में रोज डेली 2-2.5 घंटे पढ़िएगा, 12 दिन में आराम से कवर हो जाएगी ये। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आप 10 दिन दे दीजिएगा, ये भी कवर हो जाएगी। इकोनॉमी को भी आप यहाँ पर 12 दिन दे दीजिएगा, 12 दिन में इसका जो स्टैटिक पार्ट है, डायनामिक पार्ट है, वो कवर हो जाएगा। ऐसे ही प्रकार से आप पॉलिटी जाएंगे, पॉलिटी को 15 दिन दे दीजिएगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं आप लोग, है ना। साइंस में अगर आप देखेंगे, फिजिक्स में 3 दिन, केमिस्ट्री में 2 दिन, बायोलॉजी में 4 दिन, इन्वायरमेंट में 5 दिन, सेंसस में 2 दिन, यूपी स्पेशल में 5 दिन और एग्रीकल्चर में 3 दिन। और करंट अफेयर तो लगातार डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। यानी कुल मिला के मेरा टारगेट ये है कि आप इस प्लान को फॉलो कर लो, डायरी में मेंटेन कर लो, टारगेट सेट करना स्टार्टिंग कर लो कि मुझे एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे 2.5 घंटे में एंशिएंट को दूंगा, 2.5 घंटे इंडियन ज्योग्राफी को दूंगा, 2.5 घंटे में यहाँ पर पॉलिटी को दूंगा। इसका मतलब आप 10 दिन में 3, 10, 12, 15 दिन में लगभग ये तीनों सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। ऐसे ही आगे उठाओ 15 दिन मिडाइवल, ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड साइंस। तो इसे करने से क्या हो जाएगा कि आपके पास एक डायरेक्शन रहेगी, बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। लेकिन ये रेडी कैसे करने हैं, चुनौती बन जाती है। बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए आपके पास? 2 तरीके, आप कंफर्ट जोन में खुद से कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, आप एक प्रकार से डायरेक्शन आपको पता है, बस आपको फॉलो करना है, वेल एंड गुड, आप इन रिसोर्स को फॉलो कर लीजिएगा, आराम से कर पाओगे। जैसे मैंने आपके सामने आपका मिनिमम रिसोर्स रखने का मतलब है कि आप रिसोर्स मिनिमम रखिएगा, आउटपुट ज़्यादा निकालिएगा। मतलब इट मीन्स, मतलब कहा जाए तो प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, रिविजन ज़्यादा करिएगा, नोट्स ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में वही सब काम आता है। अगर आप 2024 के पीसीएस को निकाल के अगर देखेंगे तो वहां पर ट्रेंड जुड़ा है, बेसिक क्वेश्चन के साथ एडवांस क्वेश्चन को इंटरलिंक किया गया। बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए। तो चुनौती क्या बन जाती है कि जो बेसिक एनसीईआरटी है क्लास नंबर 11th की पॉलिटी के लिए, आपको वो फॉलो करनी है, आरओ के लिए भी और पीसीएस के लिए भी लगा लीजिएगा। कभी ये सोचो कि यार ये तो हम आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ भी बेसिक क्वेश्चन इसी तरह पूछता है जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी लिंक होते हैं। तो कुल मिला के फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी सिस्टम क्या है, या जुडिशरी क्या होती है, या बहुत बेसिक बेसिक इक्विटी क्या होती है, ये इनके डेफिनेशन टाइप की भी लगातार वो पूछ लेता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी आपको जरूर कवर करनी चाहिए। बुक के रूप में बात करेंगे, जैसे कवर कर लेंगे तो ये एम लक्ष्मीकांत या परीक्षा वाणी, इन दोनों में से किसी एक बुक को ऑथेंटिक रूप में या एडवांस बुक के रूप में इसको फॉलो करना है। किसी एक बुक को, दोनों को फॉलो नहीं करना, किसी एक बुक को जिसकी तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ रही हो, जिसमें तुम्हें अंडरस्टैंड चीजें समझने में बड़ा आसानी हो जाए, उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करना है। जब ये दोनों चीजें कर लोगे तो बहुत सारे बच्चे घटना चक्र को मानक मान लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ घटना चक्र मानक नहीं है, घटना चक्र लास्ट ईयर के क्वेश्चनों का रिविजन कराने का एक माध्यम है। और लास्ट ईयर से कितने क्वेश्चन आएंगे ये आयोग तय करता है, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 25 आए, इतने क्वेश्चन आएंगे तो आप घटना चक्र से आराम से कवर कर पाएंगे। तो ये रिविजन करने का माध्यम है, ये स्टैंडर्ड बुक नहीं है, लगा लीजिएगा। यानी कुल मिला के जब ये आप कर लेंगे तो घटना चक्र को जरूर फॉलो कर लें, जिससे कि आप इसको कह सकते हैं रिदम में ले आएंगे। अपनी जो चीज़ें आपने रिवाइंड की हैं, जो आपने रिकॉल की हैं, वो यहाँ आराम से आ जाएंगी। उसके बाद जब ये तीनों चीजें कर लेंगे तो पीवाईक्यू टेस्ट और टॉपिक वाइज नोट्स और एमसीक्यूज, ये बहुत जरूरी है। आप कम से कम 1 या 2 टेस्ट टॉपिक वाइज जरूर लगा लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज जरूर लगा लीजिएगा ना। पॉलिटी के लगभग 150 क्वेश्चनों के अगर मान लो 140 क्वेश्चनों के अगर देखा जाए, 2-3 टेस्ट लगा लोगे तो वहाँ जितने टॉपिक पॉलिटी में होते हैं वो सारे वहाँ निकल के आ जाएंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये टॉपिक मुझे आता है। यानी इसका मतलब ये रहा कि आप वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया अपना डिफाइन कर पाएंगे, जो नहीं पता है फिर आगे ना आप रिविजन कर पाएंगे। तो कुल मिला के पॉलिटी के सिर्फ ये 3 से 4 रिसोर्स आपके पास होने चाहिए अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर वे में जो भी पॉलिटिकल प्रश्न आएंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इतना काम अगर एक विषय पर करते हैं तो पॉलिटी से आने वाले प्रश्न कभी भी नहीं बच पाएंगे। क्यों? बेसिक रेडी कर लिया, एडवांस रेडी कर लिया, पीवाईक्यू रेडी कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट लगा लिए, तो ये सारी काम कहाँ यहाँ पर हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, पॉलिटी के लास्ट टाइम के लिए 10, 12, 15 पेजों के जरूर आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि कंपाइलेबल में मान लो आपको पता है, अनुसूची आपको पढ़ रहे हो, अनुसूची में पहली में पता है, दूसरी में पता है, उसको मत लिखिएगा। लेकिन जो आपको नहीं पता है उसको नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। क्यों? लास्ट टाइम जो आज याद नहीं है फिर भी याद कैसे हो जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है, इसलिए ये जरूरी है कि जो आप नोट्स में डिफाइन कर पा रहे हैं उसको मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। और नोट्स हमेशा कंसाइज वे में छोटे होने चाहिए। अगर लॉन्ग करोगे तो किताब पढ़ लो ना, फिर क्यों जरूरत है नोट्स की, देखिएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट के मल्टीपल नोट्स होना बहुत जरूरी है। जो लास्ट टाइम में कम से कम आपको 10, 15, 50 पेज जो नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट ना। ऐसे अगर तुम भाग पढ़ रहे हो, भाग नंबर 1 हमें पता है, भाग नंबर 2 पता है, भाग नंबर 3 पता है, भाग नंबर 4 पता है, ठीक है, आगे कहाँ तक नहीं पता, जो नहीं पता उसको नोट डाउन कर लो, बस इतना तो करना है। नोट्स में क्या करना है, नोट्स रंगीन बनाने से ज़्यादा जरूरी है नोट्सों को
सही तरीके से बनाया जाए ना। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे इकोनॉमी में, देखिए इकोनॉमी का अगर देखेंगे 20-30% जो होता है स्टैटिक पार्ट से आता है, बाकी सारा पार्ट क्या है डायनेमिक पार्ट से निकल के यहाँ से आता है। जैसे अगर डायनेमिक पार्ट में करंट अफेयर तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे एक साल का, वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेटेस्ट की योजनाएं हैं, लेटेस्ट की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, उसके बाद लेटेस्ट जितनी भी एग्रीकल्चर डाटा है या मिनरल्स डाटा है, या इसके अलावा जो भी बजट है, सेंसस है, ये जितनी भी चीजें बन जाती हैं लेटेस्ट की, वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन फिर भी स्टैटिक पार्ट के लिए कि पॉवर्टी की डेफिनेशंस क्या होती है ना, गरीबी किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे मेजरमेंट करते हैं, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए ऑथेंटिक किताब फॉलो जरूर कर लीजिएगा आप। या तो परीक्षा वाणी उसको आराम से आप पढ़ेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 की जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 की अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, रामबाण साबित हो जाएगा कि ये काफी कवर हो जाएंगी। और रमेश कुमार, इसको फॉलो करने से आप आराम से इकोनॉमी अच्छे से कर पाओगे, चाहे नेक्स्ट ईयर आर आ रहा हो या इस बार आ रहा हो या फिर पीसीएस भी क्यों ना आ रहा हो, राइट। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के लिए बहुत मेजर पॉइंट है। देखिएगा एनसीईआरटी 11 क्लास की बहुत मस्ट है, इसको जरूर पढ़ना है। बुक्स के रूप में आप महेश कुमार वर्णवाल या परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं, किसी एक किताब को। पूर्वालोकन उसी रूप में पढ़ना जैसे मैं पहले बता रहा था, और लास्ट में फिर वही काम जो जैसे पॉलिटी में करना है वैसे ही काम आपको यहाँ पर करना है। इसी प्रकार से अगर हिस्ट्री में जाओ, क्लास नंबर 9 से लेकर 12 के एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना। यहाँ आपकी थीम रेडी हो जाएगी ना, थीम का मतलब है कि कंसेप्ट रेडी हो जाएगा। बहुत सारे इस बार हिस्ट्री में अगर प्रश्न देखेंगे तो कैसे पूछे गए, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम से पूछे गए, लेकिन क्रोनोलॉजिकल सिस्टम याद नहीं करना होता, रटना नहीं होता, लगा लीजिएगा उसको सीक्वेंस वाइज देंगे। अब बात सोचो, ऐसा योग हुआ और स्वदेशी वहां पे स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगर मैं लिखूं कि स्वराज पार्टी की स्थापना पहले की गई, ऐसा योग बाद में हुआ, इसका मतलब ये अनर्थ हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाई। स्वराज पार्टी की स्थापना ही इसलिए की गई जब ऐसा योग वापस कर लिया गया था। तो इससे सीआर दास या बाकी मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी उन दुविधाओं को देखते हुए या उन कार्यक्रम को देखते हुए कि इससे काम नहीं चलेगा, हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, तब पार्टी की स्थापना की गई। तो इससे क्या हुआ, टॉपिक आपस में कनेक्ट हो रहा है। यही एनसीईआरटी आपको सिखाती है, यही आपको कंसेप्ट सिखाता है कि भाई कोई टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट लिखना नहीं है, तारीख है भाई 2 तारीख को 5 तारीख को, ये सब चीजें छोटी बन जाती है। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या हुआ, ये आपको जानना पड़ेगा। आपको ये कहने लगे कि साइमन कमीशन जो है एक प्रकार से बाद में आया, गोलमेज पहले हो गए। भाई गोलमेज किए ही साइमन कमीशन की वजह से किए थे। साइमन कमीशन जब स्टैब्लिश नहीं हो पाया, आओ मुलाकात करेंगे हवेली पर बैठकर, यही तो है ना। तो कंसेप्ट का मतलब होता है कि भाई तुम्हें कंसेप्ट रेडी होना चाहिए, ये नहीं कि तुम रटे जा रहे हो भाई तारीख को 28 तारीख को साइमन कमीशन आया, ये तारीख को साइमन कमीशन आया, ये कभी बनता ही नहीं, लगा लीजिए। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि एनसीईआरटी और इसमें बेसिक बुक के एनसीईआरटी फॉलो करें। मॉडर्न के लिए आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स, देखिएगा हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि वो कंसेप्ट फैक्ट सब चीजें रेडी कर लेती है। और लास्ट में घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर लगा लीजिएगा। और बाकी सेम वही काम जो पीवाईक्यू है ना, टेस्ट है, कुछ नोट्स हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन है, वो सबसे मस्ट रहेंगे, लगा लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट बात करेंगे यहाँ पर साइंस की। साइंस एक ऐसा एरिया है, देखिएगा यूपी आरओ में जबरदस्त तरीके से 20, 22, 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ देखें तो बेसिक क्लास नंबर एनसीईआरटी की किताब को जरूर फॉलो करना है। ये 11-12 की जो एनसीईआरटी है बहुत मस्ट है, देखिएगा मैं आपको ओपनली कर रहा हूँ, कोई किताब इसकी टक्करों पे कोई लग ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ किताब को कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति बता रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग सेक्टर से आए हुए डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति बनाते हैं। कोई पीएचडीएन होता है, कोई एक प्रकार से डॉक्टर्स होता है, कोई व्यक्ति यहाँ पर एक प्रकार से लॉयर्स होता है, कोई यहाँ पे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, तो यानी अपना सारा जितना भी आइडिया है सब उसमें क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, राइट। तो मेरा मानना है कि लास्ट में इसके लिए लुसेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन ये इनफ है किसके लिए, साइंस के लिए। और साथ में जो सारी चीजें मैं पहले बता रहा था पॉलिटिक्स के सापेक्ष में, वही सब चीजें यहाँ करनी है। अगर इन्वायरमेंटल की बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ 8-10 क्वेश्चन यहाँ हर बार यूपीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आरओ का, पीसीएस का, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जाए। इसके लिए बायोलॉजी के एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर जरूर फॉलो करने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। ये आपको बताएंगे व्हाट डू यू मीन ऑफ द इन्वायरमेंट, देखिएगा। एंड आफ्टर दैट अब इन्होंने के लिए परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं, और साथ में घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है उसको फॉलो करेंगे। यानी 3 रिसोर्स का मतलब है कि बेसिक, एडवांस और रिवीजन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वही सब पीवाईक्यू, ये सब चीजें करनी है। लास्ट अगर बात करेंगे हम लोग यूपी स्पेशल के बारे में, तो जो स्टैटिक पार्ट है देखिए, इसके लिए अगर आप यूपी स्पेशल से इस बार तो क्वेश्चन था ही नहीं, आ भी जाएंगे तो 4-5 से ऊपर नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, यूपी स्पेशल यूपी स्पेशल यूपी स्पेशल पढ़ते रहते हैं। भाई आपको ध्यान कहाँ देना है, जहां पर ध्यान देके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जहां पूरा ध्यान देकर भी 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे, 4 क्वेश्चन ही आएंगे, तो भाई वहां ध्यान देने की ज्यादा नीड नहीं है। और 4 क्वेश्चन आएंगे भी तो कितना ही पढ़ लेंगे जब भी पूरे पूरे क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं कोई भी इंसान। तो डिपेंड क्या है, डिपेंड करता है कि जो स्टैटिक पार्ट है आप परीक्षा वाणी घटना चक्र से आप रेडी कर लीजिएगा, और डायनामिक जो पार्ट है करंट अफेयर का, जो एक साल में घटनाएं हो रही हैं, वो आप मैगजीन से रेडी करते ही हैं,
तो इसलिए ज़्यादा को 10th लेने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करें सेंसस की, देखिएगा सेंसस एक ऐसा सेगमेंट है 2011 के बाद के अब तक जितने प्रश्न हैं वो एक सेंसस से बनते चले जा रहे हैं। आपने मल्टीपल जब एग्जाम दिए होंगे तो वो सब चीज़ रेडी हो रखी होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर घटना चक्र और परीक्षा वाणी को दोनों को फॉलो करके सेंसस से प्रश्न अच्छे कर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये एक एरिया रहा जिस एरिया के सापेक्ष में देखा जाए इन बुकों को फॉलो करके आर की तैयारी अपनी जीरो से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये बुक लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट भी करा रखी है, जिसको मैं यहाँ पर दे दूंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको शेयर करा दूंगा, जहाँ आप आराम से इसको देख कर लेकर इसको जर्नी को रेडी कर सकते हैं। हिंदी के लिए भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से हिंदी का भी हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है, आर ड्रीम है कि भाई इस बार क्रैक करना किसी भी कंडीशन में, तो ये मौका आपसे छूट ना पाए। देखिएगा, आप खुद से तैयारी करें, किसी के साथ मिलकर करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप किस टीचर का, किस इंस्टीट्यूट का, किस तरीके का चयन कर पा रहे हैं। इस समय यूट्यूब हो या कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, देखिएगा सब भ्रम जाल बना हुआ है। इस भ्रम जाल से निकलकर किसी भी एक व्यक्ति को फॉलो करना स्टार्टिंग कर लीजिए, जो आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल, या ये व्यक्ति वो कंफर्ट है जो हमें हमारी नैया पार करा पाएगा। नहीं है, ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो मेरा मानना है कि 10% 15% यूट्यूब पे टाइम दीजिएगा, बाकी 90% टाइम आप अपने सिलेबस पर, अपने टीचर्स पर, या जो भी आप किसी भी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उस पर टाइम दीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होती, वहाँ प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस करने का भी समय नहीं है। 10-5 दिन, 1 महीना लगभग, जितना भी चीज़ें कमजोर है उनको रेडी करने का प्रयास करिएगा। हम भी आपके लिए लेके आ चुके हैं, देखिएगा आर के लिए प्रोग्राम। अगर आपको लगता है यू आर कंफर्टेबल, अगर आप संतुष्ट हैं इन सब चीज़ों के सापेक्ष में, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने अभी प्रोग्राम स्टार्टिंग किया है आर का प्री कम मेंस का। देखिएगा, इसमें आपका जीएस प्री मेंस है, एसए भी है, लेटर राइटिंग भी है, हिंदी भी। देखिएगा, यहाँ पर आपको क्लास भी मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्लान मिलेगा, डिस्कशन, डिबेट, डाउट सेशन, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और साथ में प्रॉब्लम्स के 15 टेस्ट भी बेसिक रहेंगे जो यहाँ पर कराए जाएंगे। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस बार का एग्जाम दे रहे हैं, अगली बार का एग्जाम देंगे तब भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आर का सिलेबस तो चेंज होने वाला नहीं है। पैटर्न यही रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस करंट अफेयर चेंज होगा, उसको आप आराम से रेडी कर सकते हैं बाद में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेंस की, तो मेंस के लिए हम लोग यहाँ पर लेटर राइटिंग और ऐसे एक्स्ट्रा जो एक करिकुलम है उसके लिए भी हम लोग मेंस का बैच लेके आ चुके हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखिएगा, यहाँ पे इंटरफेस जब दिखाई देगा तो यहाँ लास्ट में अगर आप जाते हैं, देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है LVIS अफसर बैच। देखिएगा, इस अफसर बैच के साथ आप जा सकते हैं। इसमें अभी नए साल का डिस्काउंट लग रहा है, आप इसको परचेस करके अपनी जर्नी को स्टार्टिंग कर सकते हैं। अभी क्लासेस की रन हुई हैं। और साथ में अगर आपको मेंस मेंस पढ़ना है तो यहाँ मेंस के लिए ये रहा यूपीएससी आर का मेंस, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिएगा। जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा कि हम कर पाएंगे, उस दिन तुम्हारी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफलता पाने से रोक नहीं पाएगी। लेकिन खुद से अंदर से आना चाहिए कि हाँ, अब हम एग्जाम देने के लायक बन चुके हैं। तो लायक बनने के लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो एग्जाम की नीड है। देखिएगा, है ना। बाकी अन्य किसी दुविधा के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, आज ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। और आर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक को फॉलो करना स्टार्टिंग करें, क्योंकि पैटर्न अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत चेंजिंग होने की भूमिका में आ रहा है। और हमारे साथ अन्य किसी दुविधा के लिए भी नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप समय समय पर अन्य किसी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग आर के लिए फ्री भी कोर्स चलाएंगे, जैसे रिवीजन है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं, वहाँ से उनको भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा। अपनी जर्नी को रेडी करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करिए ना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।